तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी हम लोगों ने इसे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अवकल समीकरण चैप्टर को फिनिश किया था। तो आज से हम लोग भाई एक नया चैप्टर पढ़ने वाले, एक नया अध्याय शुरू करने वाले, जिसका नाम है कि सदिश बीजगणित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसका अच्छे से हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भैया सदिश बीजगणित होता क्या है, वेक्टर अलजेब्रा कहते किसको हैं, यहाँ पर सदिश बीजगणित होती क्या चीज़ है, इसमें कितने एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, कितने टाइप के फॉर्मूलेज हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे हल करना है, सब कुछ देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो ये चैप्टर है हमारा सदिश बीजगणित, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि भैया हमें कितनी एक्सरसाइजेज हैं और हर एक एक्सरसाइज में देखते हैं कि भैया हमें क्या चीज़ सीखने को मिलेगी या हमें क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, उस हिसाब से आगे हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 10.1 एक्सरसाइज में सीखेंगे अदिश और सदिश राशियां, सदिशों के प्रकार। तो सबसे पहले भाई एकदम बेसिक सी चीज, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि अदिश राशि सदिश राशि होती क्या है, या अदिश बीजगणित, वो सदिश बीजगणित कहते किसको हैं, और इसके प्रकार, सदिशों के प्रकार, कितने प्रकार के इसमें सदिश आएंगे, ठीक, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि सदिशों का योगफल, यानी कि 10.2 एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे कि दो सदिश हैं उन्हें जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे 10.2 एक्सरसाइज में ही कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, कि दो बिंदु हैं उनको जो मिला देंगे तो जो एक नया सदिश आएगा उसको कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, तीसरी चीज हम लोग सीखेंगे इसमें क्या, खंड सूत्र। ठीक, खंड सूत्र, यानी कि इसमें खंड सूत्र में दो तीन चीजें आती हैं कि अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु, ये तीन चीजें इसमें आती हैं खंड सूत्र के अंदर, यानी कि इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे 10.3 एक्सरसाइज में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक, अभी जब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अभी आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग सदिश और अदिश को तो समझ ही लेंगे कि सदिश किसको कहते हैं, अदिश किसको कहते हैं। फिर सदिश और अदिश दोनों का गुणनफल सीखेंगे कि यानी अगर आपको अदिश भी दे दिया जाए, सदिश भी दे दिया जाए, बोला जाए दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराइए तो कैसे आप कराएंगे, इसको सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, 10.4 एक्सरसाइज में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिश ही दिए हैं आपको, उन्हीं दोनों को आपको मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो वो आप कैसे कराएंगे उसको भी हम लोग सीखेंगे 10.4 एक्सरसाइज में। ठीक, तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे या आगे चल के इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी कि भाई आगे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें है क्या चीज़, क्या क्या चीज़ आएगी, हमें पढ़ना क्या क्या, ये सारी चीज़ तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्विक रिव्यू कर लिया इस चैप्टर का कि हमें क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो और भी चीज़ें होंगी वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बताता हुआ चलूँगा कि हाँ ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, सब कुछ आपको प्रॉपर एकदम लेक्चर वाइज लेक्चर आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भैया सबसे पहले तो हम लोग क्या समझेंगे कि भैया अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, ये शायद ही आप लोगों ने भैया फिजिक्स में पढ़ा होगा, शायद क्या मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये आप फिजिक्स में पढ़ करके ही आ रहे हो कि अदिश राशियाँ किसको कहते हैं, सदिश राशियाँ किसको कहते हैं। ये चीज़ें तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार और देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर। ठीक है, अदिश राशि। तो सबसे पहले देखिए, यानी कि अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि नाम से ही, इसके देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है तो भैया राशियां दो ही होती है, एक अदिश एक सदिश। तो देखो इसके नाम में ही छुपा है अदिश का मतलब आदिश, जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो, तो बचता क्या है, परिमाण। यानी कि ये जो अदिश राशि है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, केवल परिमाण होता है। ठीक, यानी कि केवल परिमाण होता है जिन राशियों में, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं परिमाण को। ठीक है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। ठीक,
जिसमें दिशा नहीं होती। अच्छा, अदिश राशि कहते किसको हैं? ठीक, देखो अदिश का मतलब, अच्छा यहाँ पर देखो, जैसे आप मैंने बोला कि परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण के साथ साथ ही मैंने बोला कि दिशा नहीं होती। तो यहाँ पर दिशा का मतलब क्या है? ठीक, दिशा का मतलब क्या है? जैसे कि आप सपोज करो कि मैंने बोला कि ये कोई पर्सन है ए, ठीक, मैंने बोला ये कोई पर्सन है ए, ठीक है, और यहाँ पर इसके सामने 3 रास्ते हैं, ठीक है, 3 रास्ते हैं, ये है एक्स रास्ता, ये है वाई रास्ता, ये है जेड रास्ता। ठीक, मैंने बोला कि ये कोई एक पर्सन है ए, ये 3 रास्ते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर इससे मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो बंदा ए है पर्सन, ये एक्स की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्स की दिशा में जा रहा है। तो मैंने तो इसको बता दिया कि ये इस दिशा में जा रहा है, तो क्या ये सदिश राशि हो गई, ठीक है, यानी कि मैंने तो ये चीज़ बता दी कि भाई ये इस दिशा में जा रहा है। और अदिश में क्या होता है कि मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये जो पर्सन ए है ये जा रहा है, ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो पर्सन है ये 10 किलोमीटर गया है, ठीक, 10 किलोमीटर गया है, ठीक, मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस दिशा में गया है, कहाँ गया है। अगर मैं यही चीज़ आपको बता दूं कि ये ए है, ये 10 किलोमीटर गया है एक्स की दिशा में, तो यहाँ पर दिशा भी मैंने बता दी, परिमाण भी बता दिया, तो आप कैसे कहोगे कि ये सदिश राशि है। ठीक, बहुत सिंपल सा उदाहरण लिया है मैंने, बहुत छोटा सा उदाहरण। अच्छा, अब देखो, जैसे कि अब इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि सबसे पहले चाल, ठीक, स्पीड, यानी कि इसके उदाहरण में मैं लेता हूं, एक तो चाल ले लेता हूं, दूसरा समय ले लेता हूं, तीसरा दूरी ले लेता हूं। ठीक, 3 एग्जाम्पल मैं इसमें लिखता हूं केवल। अच्छा, अब मेरी बात को समझना, अब ये चाल क्या है? स्पीड। भाई स्पीड कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ इस डायरेक्शन में ही स्पीड बढ़ेगी या इस डायरेक्शन में ही पर्टिकुलर स्पीड बढ़ेगी। भाई चाल, चाल की तो कोई दिशा होती नहीं है ना, चाल की कोई दिशा नहीं होती भाई। ठीक, दूसरी चीज समय, समय की कोई दिशा नहीं होती, समय की कोई दिशा नहीं होती। अब अच्छा, अब आप लोग ये सोचो कि भाई घड़ी है, तो घड़ी में जो सुई घूम रही उसकी तो दिशा है कि भाई वो सर्कल घूम रही, भाई उसकी कोई दिशा नहीं है। समय, समय की कोई दिशा नहीं है। ठीक, तीसरी चीज दूरी, दूरी की भी कोई दिशा नहीं है। ठीक, दूरी की भी कोई दिशा नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने अदिश राशि तो समझ ली, अब हम लोग क्या समझेंगे? देखिए अदिश समझ ली, अब हम लोग समझेंगे सदिश राशि। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्या? सदिश राशि। सदिश को बोलते हैं क्या? वेक्टर। ठीक है, सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक, इसमें क्या होता है भाई? मैंने बोला कि जो अदिश राशि होती है उसमें दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। इसमें क्या दोनों चीज होती है, सदिश। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई, सदिश जिसमें दिशा भी हो। यानी कि आप इसमें लिख सकते हो कि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। ठीक है, यानी कि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों हो। ठीक, तो ये कैसी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, एक मिनट जरा सा आप इसको देखना, एक मिनट। ठीक है, चलिए अब देखिए कि सदिश राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि इसमें क्या कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे कि वेग, ठीक है, हो गया त्वरण, ठीक है, और वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन एक आ जाए। ठीक, अच्छा, अब देखो जैसे कि यहां पर मैं विस्थापन को ही ले लेता हूं, तो विस्थापन क्या? विस्थापन यानी कि भाई मान लो अगर कोई वस्तु ए है, वो उसको इस जगह से मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूँ इस बी जगह पे। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये इतना क्या किया मैंने? विस्थापन किया है। ठीक, ये विस्थापन किया है, तो भाई इसकी तो दिशा हुई ना। यानी कि भाई आप मेरी बात को समझो, जैसे कि मैं इस मार्कर को
यहाँ पर था पहले, मैं इस मार्कर को इधर लेकर के आया, तो क्या भाई किसी ना किसी डायरेक्शन में तो इसका विस्थापन हुआ, किसी भी डायरेक्शन में हुआ हो तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो इसका विस्थापन तो हुआ ही, ठीक है। तो इसलिए ये क्या सदिश राशि कहलाएगी। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, कि सपोज करो, एक मिनट में आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ विस्थापन का, ऐसे ना समझ में आए तो देखो। मान लो ये कोई जगह ए है, ये कोई जगह बी है, ठीक है, ये कोई जगह ए है, ये कोई जगह बी है, ठीक है। और ए से बी तक जाने में, मान लो जैसे कि आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आपको घर से स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक। आपको स्कूल से घर जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो कि थोड़ा लंबा है, ठीक, एक रास्ता जो कि थोड़ा लंबा है, एक रास्ता मतलब कि उससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक, एक रास्ता उससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक। 2 रास्ते हैं आपको स्कूल से घर जाने के, लेकिन इसमें से जो भी न्यूनतम होगा, मतलब है कि जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी आपके घर से स्कूल के बीच में, वो कहलाएगी विस्थापन, जो कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये होगी न्यूनतम दूरी, ये भी नहीं होगी न्यूनतम दूरी। अगर आप जैसे इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आप कहोगे इसके अकॉर्डिंग तो यही न्यूनतम दूरी है, नहीं, जो एकदम समझिए कि उस पॉइंट से लेकर के स्ट्रेट एकदम आप जाइए, जो भी एकदम न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप समझते हैं, ठीक है। यानी कि चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, ये तो हम लोग ने विस्थापन तो अच्छे से समझ लिया, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि सदिश क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, आप लोगों के पास बुक होगी क्लास 12 की मैथ्स की, एनसीईआरटी की, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें भी कि उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं, तो मैं उसी से ही आपको बता रहा हूँ ये। अच्छा, तो उसके बाद सदिश क्या होता है, ठीक, सदिश होता क्या है, अब मेरी बात को आप समझना कि क्योंकि देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सदिश बीजगणित ही पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा हमें सदिश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अदिश का रोल है लेकिन बहुत कम है, तो हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं, क्या, सदिश। सदिश है क्या चीज़ यहाँ पर, ठीक, सदिश है क्या यहाँ पर, सदिश है 2 बिंदुओं का विस्थापन यहाँ पर, ठीक है, क्या है, 2 बिंदुओं का विस्थापन, ठीक, आप इसको 2 बिंदुओं का विस्थापन कह सकते हो। अब ये विस्थापन क्या होता है, ठीक, और इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप मेरी बात को समझना, मान लो कि ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी होगी, इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो भाई जो इसके बीच की दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगी। और ये ए क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ए क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक, ए क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, बी क्या है, अंतिम बिंदु है, ठीक, ए क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, बी क्या है, अंतिम बिंदु है, ठीक है। क्योंकि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मतलब कि इस एक पर्टिकुलर ए से लेकर के बी तक का जा रहे हैं, ठीक, तो ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, ये अंतिम बिंदु हुआ। अच्छा, अब जैसे कि मैं इसमें बोलूं विस्थापन क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम कहते हैं विस्थापन। अब जैसे कि मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, सदिश की फॉर्म में लिखूं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए बी के ऊपर ये एरो लगा दिया जाता है, जो कि ये साइन होता है किसका, ये आप समझ लीजिए कि ये सदिश का ही साइन होता है, ठीक है, ये सदिश का ही साइन होता है, ठीक है, ये सदिश का साइन होता है, यानी कि जिस भी परिमाण के वो जिस भी क्या कहते हैं विस्थापन या किसी भी चीज के ऊपर अगर ये एरो का साइन लग जाए तो वो क्या सदिश कहलाती है, ठीक है। क्योंकि उसने एरो दिखा दिया तो इसका मतलब कि भाई एरो है, एरो का मतलब क्या, दिशा है। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई इसमें दिशा कहाँ है, तो देखो भाई ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, कोई ना कोई तो दिशा होगी, कोई ना कोई तो दिशा होगी भाई, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, कोई भी दिशा हो,
दिशा तो होगी, इसलिए हमने क्या किया, ए बी के ऊपर एरो लगाया जो कि क्या सदिश को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या देखेंगे कि भाई चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सदिश ए बी है इसकी परिमाण या लंबाई, हम लोग ये भी समझ रहे थे कि परिमाण किसको कहते हैं, लंबाई किसको कहते हैं। ठीक है, परिमाण किसको कहते हैं, लंबाई किसको कहते हैं। परिमाण लंबाई दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये कोई चीज अलग नहीं है, परिमाण लंबाई एक ही चीज है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि परिमाण लंबाई मतलब कि ए बी, जो ए बी है, ए बी की बीच की जो लंबाई है, भाई मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी लंबाई हो, ठीक है, जो भी लंबाई हो, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी, मतलब कोई कुछ भी लंबाई हो, तो ए बी की लंबाई या परिमाण, ठीक, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, एक मिनट, ए बी सदिश मॉड में। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी के मतलब कि ऊपर एरो का साइन लगा करके इसमें मॉड लगा देते हैं। ये क्या, ये इसकी लंबाई कहलाता है, लंबाई कह लीजिए या परिमाण कहलाएगा, ए बी का परिमाण। ठीक है, इतना क्लियर है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी बुक में पी क्यू नाम से डिनोट किया है। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे समझो कि मान लो कि सपोज करो कोई बिंदु पी क्यू है, या हाँ चलो पी क्यू नाम से एग्जांपल दे देता हूँ मैं, नहीं क्यू पी, मान लो ये कोई बिंदु क्यू है, ये कोई बिंदु पी है। ठीक है, और ये पी है प्रारंभिक बिंदु, पी है प्रारंभिक, ठीक है, पी है प्रारंभिक बिंदु, क्यू है अंतिम बिंदु। ठीक, मतलब है कि पी से क्यू की तरफ हम आ रहे हैं, पी से क्यू की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी जो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, इसका परिमाण कैसे लिखेंगे, है ना। मान लो कि जैसे इसका परिमाण पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखोगे, कैसे उसको डिनोट करोगे कि हाँ इसका क्या परिमाण है। निकालना तो हम लोग सीखेंगे ही, बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले इसको लिखना तो सीख लें। अच्छा, तो कैसे लिखोगे आप, पी से क्यू की तरफ आ रहे हैं तो यानी कि पी क्यू सदिश। ठीक, पी क्यू सदिश का परिमाण आप कैसे लिखोगे, मॉड लगा दोगे पी क्यू के ऊपर एरो। ठीक, ऐसे लिखोगे आप, ये क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू सदिश का परिमाण। ठीक है, ये हो जाएगा पी क्यू सदिश का परिमाण। ठीक है, अच्छा चलिए, तो इतनी चीज क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा ही था कि 10 पॉइंट जो कि 1 एक्सरसाइज में है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा कि भाई अदिश और सदिश राशियां क्या है, वो तो सीखेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमें क्या सीखना था कि सदिशों के प्रकार। ठीक, दूसरी क्या चीज, दूसरा क्या पॉइंट था, सदिशों के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के सदिश होते हैं, तो ये भी चीज हम सीखेंगे। ठीक, ये चीज हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के सदिश होते हैं, जो भी उनके नाम हैं, जो भी टाइप हैं, उनकी जो क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं सदिशों के प्रकार आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, ठीक, चलिए स्टार्ट करें अब। अच्छा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और तो हम लोगों ने अदिश और सदिश राशि के बारे में तो एकदम अच्छे से डिटेल में समझ लिया कि अदिश राशि सदिश राशि होती क्या है, परिमाण क्या होता है या लंबाई क्या होती है। तो इतनी चीज तो बेसिक सी चीज थी जो कि मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग समझेंगे क्या, सदिशों के प्रकार। ठीक, हम लोग क्या समझेंगे, सदिशों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, यानी कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सदिशों के प्रकार एक एक करके हम लोग समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहला आपका जो प्रकार आता है वो आता है क्या, शून्य सदिश। ठीक है, शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर। ठीक, यानी कि शून्य सदिश, तो ये तो भाई समझ में ही आ रहा है कि जीरो वेक्टर, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि शून्य सदिश, शून्य जीरो वेक्टर सदिश। तो इतनी चीज तो क्लियर है। इसको जीरो या फिर नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज है क्या,
शून्य सदिश होता क्या है, जीरो वेक्टर आखिर ये चीज है क्या, ये तो चीज मेरे को नहीं पता ना। आप देखो शून्य सदिश और हाँ शून्य सदिश या आप जीरो सदिश बोलो या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, कुछ भी बोलो, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है कि यानी कि जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हो, ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है भाई, ये चीज लिख जो दिया है आपने, संपाती लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई समझो शून्य यानी कि जीरो हो। अच्छा, यानी कि जीरो हो, इसका भी क्या मतलब है भाई, इसका भी क्या मतलब है, यानी कि आप ऐसे समझो कि जिसका परिमाण शून्य हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसका परिमाण शून्य हो। अब मैं क्या समझूं, ठीक, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मान लो कि ये कोई पर्सन है, ठीक, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, परिमाण का मतलब क्या होता है, लंबाई, ठीक, लंबाई यानी कि पर्टिकुलर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। मानो कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ठीक है, ये ए है, ये घूम फिर के, ये समझो कि ये एक गोल चक्कर लगा करके फिर से आके अपनी जगह पर खड़ा हो गया, ठीक, समझो कि ये फिर से घूम करके आके अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया, आ गया अपने फिर से अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। तो भाई ना तो इसके बीच की कुछ लंबाई बनेगी, ना तो कुछ परिमाण बनेगा, भाई जहां था आके फिर से वहीं पर खड़ा हो गया ये। तो इसका मतलब है कि यानी कि जो इसका परिमाण निकलेगा, जो इसका परिमाण निकलेगा वो क्या, जीरो होगा। तो भाई जब इसका परिमाण ही जीरो होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शून्य सदिश बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, ठीक, भाई ये यहाँ आया, यहाँ आया, फिर से यहीं चला गया, भाई यहाँ से ये आया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर से वहीं अपने पॉइंट पे चला गया, ठीक है, यानी कि फिर से अपने पॉइंट पर चला गया। यानी कि आप ऐसे समझो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका भाई प्रारंभिक बिंदु भी यही होगा, अंतिम बिंदु भी यही होगा। तो भाई जिसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु वही है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु सेम हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। भाई देखो, अच्छा समझो कि इसका भाई यहाँ यहीं से ये निकला था, यहीं पर ये आ गया, तो भाई अगर आप इसका परिमाण निकालोगे तो भाई क्या जीरो ही तो आएगा, ठीक। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए इसको हम शून्य सदिश कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। इसीलिए मैं डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ। भले ही लेक्चर आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितनी भी देर का बने, लेकिन एकदम डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए कि भाई शून्य सदिश होता क्या है, स्थिति सदिश क्या होता है, या जो भी मतलब 2-3 प्रकार के इसमें सदिश हैं, ये होते क्या हैं। मेरे को तो यही नहीं पता कि भाई अच्छा कहीं पर बोल दे कि स्थिति सदिश निकालो, मेरे को जब पता ही नहीं होगा कि स्थिति सदिश होता क्या चीज़ है तो मैं उसको निकालूंगा कैसे। तो वही चीज़ है, तो इसीलिए मैं एकदम पहले तो फर्स्ट वीडियो एकदम सेपरेट वीडियो लेता हूँ, एकदम डीप इंट्रोडक्शन में, कि भाई जो भी उस चैप्टर की चीज़ें हैं, जो भी समझो कि एकदम जीरो से लेकर के एकदम पॉइंट तक की जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि जब मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगा या जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएं, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अच्छा, जब मैं आगे आपको दो सदिशों और अदिशों का गुणनफल समझाऊंगा या उनको जब ऐड करना बताऊंगा, तो जो भी भाई उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जो भी उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो वो मैं जब आपको बताऊंगा कि नहीं ये इसलिए इसको ऐसे ऐड करते हैं या इसलिए इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपके माइंड में कोई ना कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले से ही एक एक चीज़ को क्लियर करता जा रहा हूँ। अगर कल को मैं आपको बताता हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आएगा, तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आखिर ये ही क्यों आएगा, ठीक है। बाकी मैं हर एक चीज़ को डिटेल में एकदम क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दे और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए, तो पहला टाइप हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार है क्या, स्थिति सदिश, ठीक। दूसरा प्रकार क्या है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का नहीं, दूसरा प्रकार स्थिति सदिश नहीं, चलिए मात्रक सदिश, ठीक है। सॉरी, मात्रक सदिश, ठीक। मात्रक सदिश का मतलब है यानी कि यूनिट वेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा सर्कल को ऊपर बना देता हूँ।
ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरा समझेंगे क्या, मात्रक, यानी कि मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। दूसरा पॉइंट लिखते हैं क्या, मात्रक सदिश, यानी कि आप उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मात्रक सदिश और यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं कि जिसका परिमाण, ठीक, आप ऐसे कह सको कि जिसका परिमाण एक हो, ठीक है, यानी कि जिसका परिमाण एक आ जाए। आप ऐसे लिखो इसका, जिसका परिमाण एक हो, अथवा या तो आप ये कह सकते हो कि एक इकाई हो, या तो आप ये कह सकते हो यानी कि जिसका परिमाण एक हो अथवा एक इकाई हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के आपको क्वेश्चंस भी ऐसे मिलेंगे कि आपको पर्टिकुलर 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद लिख दिया जाएगा कि पी क्यू सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके काफ़ी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है और इसका PQ वेक्टर है, तो जब आप इसका PQ वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, परिमाण बोलो या लंबाई निकालोगे, अगर वो एक आ जाती है, अगर वो एक आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतनी चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए। बस आप इतना समझ लो, जिसका भी परिमाण एक आ जाए तो आप समझो कि वो यूनिट वेक्टर है, काम खत्म। ठीक, जिसका जीरो आ जाए जीरो वेक्टर। देखो इंग्लिश से वो हिंदी से ज़्यादा थोड़ा सा इंग्लिश नेम में समझ में आ जाता है कि भाई जीरो वेक्टर जीरो आ जाए, यूनिट वेक्टर का मतलब एक आ जाए, ऐसा समझो, एक आ जाए यूनिट वेक्टर, जीरो आ जाए जीरो वेक्टर। बहुत सिंपल सी और एकदम लॉजिकल चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्या, तीसरा पॉइंट समझेंगे, सह आदिम सदिश। ठीक, सह आदिम सदिश। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं 2 से 3 जो टाइप्स इसके और हैं उनको अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के हमें काम आने वाली प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई कहीं कहीं पर बोल देगा कि इसका सह आदिम सदिश ज्ञात कीजिए, या आपसे बोल दे कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जब हमको यही नहीं पता होगा कि सह आदिम सदिश मात्रक सदिश होता क्या है, तो हम करेंगे कैसे। और आप जब देखेंगे 10.1 एक्सरसाइज में, तो कुछ आपको क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपसे समझिए कि एकदम बेसिक ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, अभी आगे के इसके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग सह आदिम सदिश। ओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर को भी तो मैंने इरेज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, इससे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सह आदिम सदिश जिसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, सह आदिम सदिश जिसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब ये सह आदिम सदिश आखिरकार होता क्या है, इसका पहली बात तो नाम बड़ा अलग है, सह आदिम सदिश नहीं याद होगा। को इनिशियल वेक्टर, इंग्लिश में भी नाम थोड़ा सा कठिन है, कह सकते हो कठिन है, तो इसको हम याद कैसे करें, आखिर ये चीज़ होती क्या है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट लगेगा, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे समझो कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, 1 मिनट, थोड़ा सा आपको आसान सी डिफिनेशन लिख करके बता दूं जिससे कि समझ में आ जाए। बाकी एग्जाम्पल तो मैं ऐसा दूंगा कि सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक में ही देखते हैं कुछ अलग से दिए हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर आपको डिफिनेशन जैसी मर्जी आप बना लेना। तो देखो, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर बनाते, मान लो ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है क्या, ए। ठीक है, ये कोई बिंदु है ए, यहां से एक बिंदु गया है बी। ठीक है, एक बिंदु गया है बी, एक इसका
समझो कि ये इसका नाम है प्रारंभिक बिंदु, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि देखो ये एक घर है, ठीक है। इस घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, ठीक है। 4 लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह जाना पड़ता है, और घर के चारों लोग क्या है, जॉब करते हैं, जिनकी भाई जाहिर सी बात है एक ही जगह तो करेंगे नहीं, सब अलग अलग जगह करते हैं भाई, कोई ना कोई पर्टिकुलर उनकी जगह है, वहीं पर जाके वो करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई जो बी वाला पर्सन है वो घर से जाता है इस बी वाले पॉइंट पर काम करने, एक जाता है कहाँ, डी वाले पे काम करने, ठीक। एक जाता है कहाँ, ई वाले पे काम करने, और एक जाता है कहाँ, के वाले पे काम करने, ठीक है। तो सब मतलब कि ये सब चारों लोग गए तो अलग अलग जगह हैं, लेकिन आए तो ये एक ही घर से हैं, आए तो ये एक ही घर से हैं। यानी कि साफ साफ आप समझो कि यानी कि 2 या 2 से अधिक, ठीक, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, वो क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। बहुत प्यारा सा उदाहरण है। यानी कि पहले तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो। तो भाई ए बी के डी ई इन सभी का तो प्रारंभिक बिंदु ए ही है, यानी कि ये तो एक ही पॉइंट से आए हैं भाई, इनका प्रारंभिक बिंदु एक ए है, यानी कि एक ही बिंदु से इनको जाना है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि अगर जैसे आपसे पूछ ले कि आपको एक ऐसा डायग्राम दे दे, आपसे बोले कि भाई इसमें सह आदिम सदिश बताइए, तो भाई पहली बात तो ये सह आदिम सदिश का ही डायग्राम है, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो सारे पॉइंट, यानी कि जितने भी ये वेक्टर्स हैं, यानी कि सभी एक ही पॉइंट से आए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ए बी वेक्टर कॉमा ए के वेक्टर कॉमा ए डी वेक्टर कॉमा ए ई वेक्टर, ठीक। ये सब क्या है, ये सब सह आदिम शद, ये सब क्या है, एक मिनट सॉरी, ये क्या है, ये सब है क्या, सह आदिम सदिश है, ठीक। क्योंकि इन सभी का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। ए बी वेक्टर का अगर आप बिंदु देखें, ए के वेक्टर का देखें, तो सबका तो भैया प्रारंभिक बिंदु एक ही है, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है, और इसको पढ़ने में मेरे को लगता है मज़ा भी आया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा आसान भी है। तो अपन ने 3 समझ लिए, शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सह आदिम सदिश, तीनों को एकदम डिटेल में अच्छे से समझ लिया कि होते क्या चीज़ है, ठीक, विथ एग्जाम्पल्स। बहुत एकदम क्लियर है, समझो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो चौथा टाइप देखते हैं, ओ सॉरी 3, हाँ कितने टाइप देख लिए, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स हैं टोटल, ठीक है। 6 टाइप हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी के तो सब आसान ही हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं संरेख सदिश, ठीक। संरेख सदिश काफ़ी इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वेक्टर अलजेब्रा का। क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 10.2 और 10.3 एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको संरेख वाले। सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख है, ठीक। काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, और मात्रक सदिश के भी आपको मिलेंगे, सह आदिम सदिश के बहुत ही कम मिलेंगे, मेरे हिसाब से एमसीक्यू में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अपना कौन सा, ये 3 नंबर हो गया, चौथा नंबर क्या, संरेख सदिश, ठीक। संरेख सदिश, अब देखते हैं हम लोग संरेख सदिश होता क्या है। तो संरेख सदिश को मैं समझाने से पहले, इसकी डिफिनेशन लिखाने से पहले, मैं क्या आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि संरेख सदिश अब हम लोग देखते हैं, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर
वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। तो इसके एग्जाम्पल पहले तो समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से। ये कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, और एक और लेते हैं, ये कोई वेक्टर है एम एन, और ये कोई वेक्टर है पी क्यू, एक और लिया, ठीक है। नाम पे मत जाइएगा, आप ऐसे समझो, दो या दो से अधिक, ठीक, दो अथवा दो से अधिक सदिश एक ही सदिश के समांतर हों, ठीक है, एक ही सदिश के समांतर हों। तो पहली बात तो क्या बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक सदिश। तो यहाँ पर एक सदिश हम देखते हैं ए बी है, दूसरा सदिश क्या है पी क्यू है, एक दूसरे के समांतर है, पहली बात समांतर है, ठीक, एक दूसरे के समांतर है, तो ये क्या कहलाएगा, संरेख सदिश कहलाएगा, ठीक, क्या कहलाएगा, संरेख सदिश कहलाएगा, ठीक। आगे चल के इस पे हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्यों ये संरेख सदिश कहलाएगा, क्यों ये संरेख सदिश कहलाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे चल के इसको पर्टिकुलर एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है, इसको एक सेपरेट टॉपिक ही आप कह सकते हो ये संरेख सदिश, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि यानी कि ये समांतर तो होने चाहिए, चाहे दिशा भी विपरीत हो, लेकिन समांतर होने चाहिए, तो ये संरेख कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो एम एन, ये इतना बड़ा सदिश है, ये इतना छोटा सदिश है। पहली बात तो इसकी डायरेक्शन भाई एम से एन की तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्यू से पी की तरफ है, ठीक है, लेकिन ये समांतर दोनों, तो ये क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे, ठीक। ये क्या कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने उदाहरण के साथ आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अब तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि इस पे दो पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ मैं, कि पहला तो पॉइंट दिशा विपरीत रहती है, जो कि याद रखने में आसानी रहे, यानी कि दिशा विपरीत रहती है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों समांतर रहते हैं, दोनों समांतर रहते हैं, रहता है, चलो कोई बात नहीं, रहता रहती सब चलता है। और तीसरी चीज, इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हों तो वो क्या कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे। तो इसकी भी डिफिनेशन लिख देते हैं, क्या, दो या दो से, वैसे आपको एक ही सिंगल ही सदिश मिलेगा, लेकिन ठीक है, हेडिंग में तो लिखवाई देते हैं, ऐसे लिखो, दो अथवा अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हों, ठीक है। एक ही रेखा, या आप बोल सकते हो कि एक ही सदिश के समांतर हों, ठीक है, कोई दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सहआदिम सदिश और संरेख सदिश, कोई डाउट इनमें, कोई डाउट नहीं। आप बोल सकते हो कि जैसे कि ये है, एक मिनट, कि ए बी सदिश, यानी कि इसके ऊपर आप लिखो कि ए बी सदिश और ये पी क्यू सदिश, ए बी और पी क्यू सदिश समांतर है, इसमें क्या है, एम एन सदिश और पी क्यू सदिश समांतर है, ठीक है। भले इसकी दिशा विपरीत है तो आगे माइनस आ जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में सीखेंगे, आगे चल के इस पर सेपरेट वीडियो एक आएगा, मतलब एक्सरसाइज में ही है, तो ये सेपरेट टॉपिक है, तो इस पर बेहतरीन डिटेल से वीडियो बनेगी, कोई डाउट नहीं इस पर। तो अब दो टाइप और बचे हैं, ठीक है, दो टाइप और बचे हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं, चलिए। आगे के जो दो हैं बहुत बेसिक से हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के दो हम लोगों ने पढ़े थे एकदम बेसिक से थे, तो आगे के जो दो हैं वो भी एकदम बेसिक से हैं।
बस इन दो को समझ के आज के लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन था। बाकी अब कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी एकदम छोटे मोटे सवाल हैं, जो भी उदाहरण हैं, उनको भी देखेंगे। कैसे भाई आपको डायग्राम दे देगा, मान लो ऐसे ही डायग्राम दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें सह-आदिम सदिश बताइए, ठीक है, और संरेख सदिश बताइए, या आपसे पूछ लेगा समान सदिश बताइए, ऋणात्मक सदिश बताइए, काफ़ी टाइप से पूछ सकता है, ठीक है आपसे। तो ऐसे डायग्राम देगा और आपसे 2-4 मतलब क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.1 में आप उसके एग्जाम्पल्स देखिएगा। तो आप लोग को जब मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, 6 इसके टाइप्स पढ़ा दूंगा, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग खुद ही उसको कर सकते हो। उस एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज ऐसी है कि अगर मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा रखा है, आपने एकदम डिटेल में समझ रखा है, तो मेरी हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी आपको उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। बाकी जब मैं आप कराऊंगा तब आप देखिएगा ही, आप खुद ही कहोगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो मेरे को आती है, मैंने ट्राई क्यों नहीं किया। बाकी आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ज़रा, और फिर उसके बाद अपन 2 टाइप्स को देखते हैं, ठीक। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपने आगे के जो 2 और बचे हैं। 1 मिनट 1 मिनट यार, ये चौथा कहाँ से होगा, ये 5वां होगा यार, चौथा मैंने लिख रखा है, 4 तो पढ़ ही चुके हैं, ये 5वां नंबर है। देखो 5वां और 6ठा मैंने पहले ही आपसे बोला था, बहुत बेसिक सा है, बहुत आसान है, ठीक। तो 5वां क्या है, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो 2 वेक्टर को आप समान कब कह सकते हो, या कोई भी 2 चीज़ें हैं आप समान कब कह सकते हो। मान लो जैसे कि ये 2 मार्कर है, ठीक। मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, दोनों समान कब कहलाएंगे, सेम कब कहलाएंगे। तो भाई आपको दिख रहा है ये भी मार्कर उतना ही बड़ा है, ये भी मार्कर उतना ही बड़ा, प्राइस दोनों की सेम है तो उतना ही बड़ा, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है इसमें, डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का है कि भाई ये वाला मार्कर ब्लैक कलर का है, ये वाला मार्कर क्या है, ब्लू कलर का है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि अगर मैं इन दोनों को समान बोल रहा हूं तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये ब्लैक कलर का है तो ये भी ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए। अगर ये भी ब्लैक का है, या अगर ये ब्लू कलर का है तो ये भी ब्लू ही कलर का होना चाहिए, ब्लैक नहीं। अगर ये दोनों सेम कलर के सेम मार्कर हो तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों चीज़ क्या समान है। तो वही सेम चीज़ अपने इस वेक्टर पर भी लागू होती है, यानी कि इस समान सदिश इक्वल वेक्टर पे भी लागू होती है। यानी कि जो भी वेक्टर्स हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये कोई वेक्टर ए बी है और ये कोई वेक्टर पी क्यू है, तो हम इन दोनों को इक्वल कब बोल सकते हैं। पहली बात तो इन दोनों को इक्वल हम तभी बोल सकते हैं जब भाई इनकी दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो। मैंने क्या बोला, परिमाण की इसको कहते हैं लंबाई, लंबाई भी समान हो, दिशा भी समान हो। यानी कि आप देख सकते हो, देखो दोनों हैं उतने ही बड़े, जा भी एक ही डायरेक्शन में रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समान है। तो आप इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। आप क्या बोल सकते हो कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। यहीं पर ही मैं अगर एक चीज आपसे बोलूं कि कोई एक ये है, ठीक, ये कोई वेक्टर है एम एन, ठीक, ये एम एन वेक्टर है, क्या ये एम एन वेक्टर इस पी क्यू वेक्टर के इक्वल है, इसके समान है। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये परिमाण में छोटा है, यानी कि भाई इसकी जो लंबाई है ये भी कम है, डायरेक्शन भी उल्टी है। लेकिन हमें अगर हम किसी भी चीज को इक्वल कह रहे हैं कि समान है, तो भाई पूरी तरह से वो एकदम सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो कि इक्वल है ही नहीं, तो आप साफ साफ बोलोगे क्या, पी वो एम एन इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, यानी कि आप एम एन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। या आप इसको अलग से भी लिख सकते हो यहाँ पर, चलो मैं लिख दे रहा हूँ पी क्यू वेक्टर, यानी कि एम एन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, ठीक। ये भी आप, ये तो मैंने इन तीनों के लिए, बाकी ये दूसरा पॉइंट मैंने इन दोनों के लिए लिखा है। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यानी कि 2 सदिश तभी समान कहलाए जा सकते हैं जब उनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। तो आप लिख सकते हो, यानी कि अब मैं एकदम सिंपल सा लिखता हूँ, परिमाण एवं दिशा समान हो। बस सिंपल सी बात है, परिमाण एवं दिशा समान हो, बस। तो आप उसको बोल सकते हो कि दोनों भैया
जो वेक्टर है दोनों सदिश क्या है, इक्वल है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो चलो अब पांचवी देखते हैं, ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है निगेटिव वेक्टर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो इसको 1 मिनट में यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे मेरे को जगह भी चाहिए। अभी एक तो बचा ही हुआ है भाई, ऋणात्मक सदिश तो बचा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि ए बी वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, बट एम एन वेक्टर कह लो, इसको एम एन वेक्टर कहोगे तो आगे माइनस आएगा, बल्कि मैं इसको एन एम वेक्टर बोलता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि एन एम वेक्टर। बहुत लोग बोल भी रहे होंगे कि भाई एम एन वेक्टर इसको क्यों कह दिया, एम एन वेक्टर कह सकते हैं लेकिन निगेटिव लगेगा आगे, ठीक है, तो मैंने इसको इसीलिए एन एम वेक्टर लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। तो चलो अपने पांचवा टाइप देखते हैं, जल्दी से इस लेक्चर को भी एंड करते हैं, ठीक है। तो पांचवा क्या है, वो सॉरी छठा नंबर, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाम से ही पता चल रहा है, निगेटिव सदिश को तो वेक्टर ही बोलते हैं, काम खत्म। अब देखो ये निगेटिव वेक्टर होता क्या चीज़ है, ऋणात्मक सदिश होता क्या चीज़ है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कि इसको भी एक एग्जांपल से ही बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा एग्जांपल से ही। तो इसके लिए एकदम बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऋणात्मक सदिश के लिए कैसा एग्जांपल लिया जाए कि चलो बहुत बेसिक सा एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, ठीक, इसी यही लाइन वाले रेखा वाले एग्जांपल से ही लेकर के आपको मैं समझाता हूँ। सपोज करो ये कोई वेक्टर है पी क्यू, जो कि पी से लेकर के क्यू तक का जा रहा है, ठीक, और एक सेम वेक्टर है क्या बी ए, ठीक, ये ए से लेकर के मतलब उल्टा आ रहा है, यानी कि ए से बी जा रहा है, दोनों परिमाण में तो समान है, ठीक है, परिमाण में तो समान है, सॉरी एक मिनट, इसको मैं ए बी ही लिखता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जो कि मैंने चीज़ यहाँ पर अभी बताया ही था कि अगर मैं इसको एम एन लिखता तो आगे माइनस लगाता, वही चीज़ मैंने बताया था, बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होगा, बहुत लोग सोच भी रहोगे कि भाई गलत बता दिया है ना, तो अगर मैं इसको एम एन लिखता तो आगे निगेटिव लगाता, तो अब समझ लो निगेटिव क्यों लगाता, मैं ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाता उसके आगे, देखो तो देखो दोनों का परिमाण समान है, दोनों सदिशों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा विपरीत है, दिशा अलग अलग है। तो इसकी तो सबसे पहले मैं क्या डिफिनेशन लिख देता हूं, यानी कि परिमाण समान एवं दिशा जो है वो विपरीत हो। परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको तब ही बराबर कह सकते हैं, यानी कि इसको तब हम बराबर कह सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे पी क्यू वेक्टर कब बराबर होगा, जब ये भी ए से लेकर के बी तक का जाए, लेकिन ये ए से लेकर के बी तक का तो नहीं जा सकता, ये तो उसके उल्टा जा रहा है, तो हम आगे माइनस लगा करके इसको ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसको हम माइनस लगा करके ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक। अगर जैसे कि अपन इसको इक्वल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें भी हम निगेटिव वेक्टर, भाई क्या हो जाता अगर माइनस का एम एन लिख देते तो निगेटिव वेक्टर होता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका भी। और बाकी मैंने आपसे बताया ही है कि परिमाण समान होने चाहिए, लंबाई दोनों की समान हो, बस दिशा विपरीत है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने एकदम डिटेल में तो समझा है अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, दोनों को एकदम डिटेल में समझा है। उसी के साथ साथ अपन ने समझा है कि भाई जो सदिश हैं, वेक्टर्स हैं, उनके प्रकार कितने हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर समझा हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, शून्य सदिश पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मात्रक सदिश पढ़ा, यानी कि शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर पढ़ा। दूसरा अपन ने पढ़ा मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। तीसरा अपन ने पढ़ा क्या भैया, सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर, ठीक। चौथा अपन ने क्या पढ़ा, संरेख सदिश, यानी कि को लीनियर वेक्टर पढ़ा। पांचवा अपन ने अभी अभी बस जस्ट पढ़ा ही है क्या, समान सदिश, इक्वल वेक्टर पढ़ा। छठवें नंबर पे अपन ने आज क्या पढ़ा है, छठवें नंबर पे पढ़ा है क्या, ऋणात्मक सदिश, जो कि आप देख सकते हैं ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। तो इसके 6 टाइप्स थे,
बिल्कुल डिटेल में ए विथ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने एकदम डिटेल में समझ लिया है। बाकी कोई डाउट है ही नहीं अपने पास। तो एग्जाम्पल्स आ जाए, प्रश्न आ जाए, कोई कहीं से भी पूछ ले कि भाई ये जीरो वेक्टर है या नहीं, मात्रक सदिश है या नहीं, कोई इनिशियल वेक्टर है या नहीं, या निगेटिव वेक्टर है या नहीं, बिल्कुल डिटेल में बता देंगे। ये भी बता देंगे विथ उसको कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि भाई ये क्यों इसको सह अधीन सदिश क्यों बोलते हैं इसको, या इसको ऋणात्मक सदिश ही क्यों बोलते हैं, या हम दो सदिश को समान कब कह सकते हैं, सब बता देंगे। कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमने पढ़ाई इतने अच्छे से है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैंने आपको आज होमवर्क तो कुछ दिया नहीं, हालांकि नया चैप्टर ही स्टार्ट किया है, होमवर्क मैं क्या दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो भी इसके एग्जाम्पल हैं, जो भी इसके उदाहरण हैं, मैं देख सकता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन उदाहरण और 3-4 प्रश्न। ठीक है, चलो ठीक। तो 2-3 उदाहरण हैं जो कि मेरे को लगता है आप लोग कर ले जाओगे, बाकी कोई डाउट नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में जब एक्सरसाइज 10.1 को समझाऊंगा ही, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ, तो उसी के साथ साथ मैं इन उदाहरणों को भी सॉल्व आउट करा दूंगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक, बाकी आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, अगर आप लोगों को आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा ही। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भूलना मत, ज़रूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।